100. नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और एनएसए अजीत डोभाल के साथ की अहम बैठक। गृह मंत्रालय में भी सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक, तमाम सुरक्षा बलों के अधिकारी रहे शामिल। पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज, एनआईए ने घटनास्थल का सीन किया रिक्रिएट, 150 लोगों से पूछताछ। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से 48 पर्यटक स्थल बंद। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में बंद। कांग्रेस के पोस्टर पर मचा बवाल, बीजेपी ने कांग्रेस को बताया लश्कर पाकिस्तान। कांग्रेस ने कहा उसकी विचारधारा बन गई है सर तन से जुदा, वो आतंक के डीप स्टेट की टूल किट। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने हटाया पोस्ट। पीएम मोदी ने युग्म इनोवेशन कॉन्क्लेव को किया संबोधित, कहा हमारा प्रयास युवाओं को ऐसे कौशलों से लैस करना है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप देश की शिक्षा व्यवस्था का हो रहा आधुनिकीकरण। देश भर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कहर, यूपी के बाद गुजरात में बड़ी कार्रवाई। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन। यूपी में नेपाल सीमा से सटे जिलों में भी चला बुलडोजर। कनाडा में लिबरल पार्टी की शानदार वापसी, ट्रंप कार्ड ने मार्क कार्नी को दिलाई बड़ी जीत। नहीं चला खालिस्तानी एजेंडा, जगमीत सिंह की पार्टी एनडीपी की करारी हार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हलचल लगातार तेज है। दिल्ली में पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री और सेना प्रमुखों के साथ सुरक्षा हालात पर बैठक की, तो गृह मंत्रालय में भी केंद्रीय बलों के प्रमुखों के साथ गृह सचिव की बैठक हुई। कश्मीर में सुरक्षा बल बड़ा सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, तो पाकिस्तानी हैकर्स की भारतीय डिजिटल वर्ल्ड में सेंधमारी को हमारी सेना ने विफल कर दिया है। आतंकी हमले के बाद से भारत का बेहद सख्त रुख बना हुआ है, जिसके चलते इन बैठकों को बेहद अहम माना जा रहा है। भारत तैयार होगा निर्णायक प्रहार, सरकार में बैठकों का दौर, आतंकियों की नहीं खैर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार पूरे एक्शन में है और एक के बाद एक तमाम बैठकों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मंगलवार शाम बेहद अहम बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख सीडीएस और एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हुए। माना जा रहा है कि बैठक में सुरक्षा हालात पर चर्चा हुई। गृह मंत्रालय में भी मंगलवार को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई। माना जा रहा है कि इस बैठक में भी देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक में गृह सचिव गोविंद मोहन के अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर आतंकवाद रोधी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल ऑपरेशन की संवेदनशीलता को देखते हुए कोई विशेष जानकारी शेयर नहीं की जा रही है। जम्मू कश्मीर में कई जगह छापेमारी के अलावा तलाशी अभियान भी चल रहा है। इससे पहले सोमवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इन सब के बीच पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर कड़ा एक्शन लिया है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को भारत में बंद कर दिया गया है। साथ ही पाकिस्तान के यूएन ऑफिस का एक्स अकाउंट भी भारत में प्रतिबंधित हो गया है।
पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ये भारत की एक और बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से पहले भी भारत सरकार पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये सभी पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल भारतीय सुरक्षा बलों, खुफिया एजेंसियों के बारे में झूठी खबरें प्रसारित कर रहे थे। इसकी बौखलाहट पाकिस्तानी सेना पर भी साफ नजर आ रही है। पाकिस्तान के हैकर्स भारत की साइबर संप्रभुता का उल्लंघन करने की कोशिश की, लेकिन अपने प्रयासों में विफल हो गए। भारत के साइबर सेल ने पाक के साइबर हमले और इसके स्रोत के बारे में तुरंत पता लगाकर उन्हें नाकाम कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। पूरे देश के स्तब्ध कर देने वाली 22 अप्रैल की आतंकी घटना की जांच अब एनआईए कर रही है। एनआईए ने आज घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट किया तो घटना के तमाम चश्मदीदों से बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच एनआईए 150 के करीब लोगों से पहलगाम के पुलिस स्टेशन में पूछताछ कर रही है। जिप ऑपरेटर मुजम्मिल और बैसरन घाटी में दुकान लगाने वाले लोगों से भी पूछताछ हो रही है। सुरक्षा कारणों से जम्मू कश्मीर में 48 पर्यटन स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है, तो कुछ पर्यटन स्थलों में सीमित सीमा तक जाने की अनुमति दी गई है। पहलगाम आतंकी घटना की जांच कर रही एनआईए हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। एनआईए ने घटनास्थल का सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया है। एनआईए की टीम घटनास्थल के हर कोने से आतंकियों के सबूत एकत्रित कर रही है। एनआईए जांच में पता लगा रही है कि घटना के समय कितने फोन और किस नेटवर्क के चालू थे और कहां-कहां बात हो रही थी। साथ ही खच्चर चलाने वाले लोगों के पुराने संपर्कों को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं वो भी किसी अपराध में शामिल तो नहीं है। कल जो नया वीडियो आया था उसके बाद एनआईए जिप ऑपरेटर के अलावा बाकी टूर ऑपरेटर से भी पूछताछ कर रही है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को घाटी में 48 पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है। यह कार्रवाई कश्मीर के पहलगाम शहर के पास बैसरन घास के मैदान में पर्यटकों पर हुए भयानक हमले के बाद की गई है। अन्य स्थलों को उचित सुरक्षा प्रदान की गई है। इनमें से कुछ स्थलों को अस्थायी रूप से बंद किया गया है। सरकार के मुताबिक घाटी में कुल 87 गंतव्य हैं, जिनमें से 48 को अब बंद कर दिया गया है। श्रीनगर से सटे हरवन स्थित दाची गाम नेशनल पार्क में पर्यटकों को सीमित दूरी तक ही घूमने की इजाजत है। अभी क्योंकि रेस्ट्रिक्शन है तो हमको आगे 1.5 किलोमीटर पे फिश फार्म है, वहीं तक जाने दिया है। आप बच्चे बताओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा ट्रिप था और बहुत ही सेफ ट्रिप था और बहुत अच्छा गया। कुछ ऐसा डर जैसा कुछ है नहीं। स्थितियां माकूल होंगी, ये फिर से खुलेंगे, घाटी और गुलजार होगी, यही उम्मीद करेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहलगाम हमले पर विवादित बयानों को लेकर कहा कि एक सीमा होनी चाहिए जहां हम अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश और अपने लोगों के बारे में सोचें। तो वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहलगाम आतंकी हमलों में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के लोगों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 144 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आतंकवादियों के हमले में हमारे जिन भाइयों की मृत्यु हुई, जिनकी हत्या हुई, ऐसे भाइयों के परिवारों को मदद करने का निर्णय हमारे मंत्रिमंडल ने लिया है। उनके परिवार को 50 लाख रुपया कंपेंसेशन या मदद हमारी सरकार की ओर से दी जाएगी। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। इस हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने मीडिया के सामने दावा किया है कि आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर इस नरसंहार को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिका के शिकागो में पहलगाम हमले के मद्देनजर पाकिस्तान वाणिज्य दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसके साथ लोगों ने कश्मीर में आतंकवाद पीड़ितों के लिए न्याय की मांग की। अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी एकजुटता दिखाने के लिए शिकागो स्थित पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने अपने हाथ में बैनर ले रखे थे। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
इस समय पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट नजर आ रहा है। उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। कांग्रेस ने आज बिना सर के एक व्यक्ति की तस्वीर पोस्ट की है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए सर तन से जुदा अभियान को आगे बढ़ाने की बात कही है। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर सफाई दे रही है, लेकिन मामला बुरी तरह से गर्मा गया है। कांग्रेस के पोस्टर पर बवाल, बीजेपी ने उठाए सोच पर सवाल। बीजेपी ने कहा कांग्रेस पाक की सोच एक, उसको बताया लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत सोशल मीडिया एक्स के हैंडल से एक तस्वीर पोस्ट की गई, जिसको लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने एक फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा है जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस की इस पोस्ट के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इस प्रकार की पोस्ट से कांग्रेस की सरतन से जुदा वाली मानसिकता झलकती है। एक ऐसा कहने को भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पहलगांव आतंकी हमले के बाद जहां कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ आतंक के खिलाफ लड़ाई में साथ देने की बात कर रही है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के लिए इस प्रकार की हरकत भी कर रही है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान परस्त भाषा बोल रही है और उसे पाकिस्तान से ही निर्देश मिल रहा है। ये कांग्रेस का असली चेहरा देश के सामने आया है। पाकिस्तानी बोल जो कांग्रेस की जुबान से निकल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। एक तरफ आप पार्लियामेंट सेशन बुलाने की बात करते हो और दूसरी तरफ पाकिस्तान के समर्थन की भाषा बोलते हो। आपके लोग, आपके नेता एक के बाद दूसरा बयान ऐसा देते हैं और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल चुप्पी साध लेता है। बीजेपी ही नहीं बल्कि एनडीए के तमाम दलों ने कांग्रेस के इस कृत्य को पूरी तरह से गलत बताया है और कांग्रेस पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। ऐसे वक्त में जो हमारे पहलगाम में हमारे निरपराध बेकसूर लोगों पे हमला हुआ है, ऐसे समय में राजनीति करना ये तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये उचित नहीं है। राजनीति करने के लिए बहुत आपको समय है, बहुत मौका मिलते हैं। ये गलत है इस तरीके से। जैसा मैंने कहा कि एक सेंसिटिव विषय है और मुझे लगता है इसकी सेंसिटिविटी को समझना विपक्ष की भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में कांग्रेस जैसी पार्टियां अगर इस पे भी अगर राजनीति ही करेंगी तो ये उचित नहीं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का नहीं है, ये वक्त पाकिस्तान के उन मंसूबों पर हमला करने का है जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जानें ली। मैं कांग्रेस पार्टी की इस अभियान की निंदा करता हूं। जहां बीजेपी समेत एनडीए के दल कांग्रेस पर हमलावर हैं, तो बुरी तरह से घिरने के बाद कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है और सफाई दे रही है। I think the Congress, some of the people who put out posters about Mr. Modi was in a way to say that where is Mr. Modi? Is he addressing the media? Is he clarifying anything? Has he answered any questions? पहलगांव आतंकी हमले के बाद पूरा देश एकजुट नजर आ रहा है, तो सरकार भी तेजी से एक्शन लेकर करारा जवाब दे रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी तुष्टीकरण की नीति से बाज नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस के विवादित पोस्ट को लेकर जमकर हमला बोला है। किरण रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का जोरदार नेतृत्व कर रहे हैं, तब कांग्रेस अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी घटिया सोच रखती है। कांग्रेस कितना गिरेगी? मैं कांग्रेस पार्टी की इन हरकतों की निंदा करता हूं। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की त्रिशक्ति भारत का भविष्य तय करेगी, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगी। नई दिल्ली भारत मंडपम में युग्म सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शिरकत की तो ये मंत्र दिया। अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक शिक्षित कर रही है।
हमने विकसित भारत के लक्ष्य के लिए अगले 25 वर्षों की समय सीमा तय की है। हमारे पास समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। ये मैं वर्तमान स्थिति के लिए नहीं कह रहा हूं। भारत मंडपम में आयोजित युग्म सम्मेलन में शिक्षाविद, शिक्षण संस्थान और उद्योग सब एक साथ सम्मिलित हुए। मकसद था देश के युवाओं में नवोन्मेष, नवाचार को और भी बढ़ावा देना, उनके सॉल्यूशन को बाजार मुहैया कराना। प्रधानमंत्री ने कहा, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस एनालिटिक्स, स्पेस और हेल्थ टेक को प्रमोट करना ही होगा। टैलेंट, टेम्परामेंट और टेक्नोलॉजी की ट्रिनिटी ही भारत के भविष्य को ट्रांसफॉर्म करेगी। इसके लिए हम भारत के बच्चों को बचपन में ही जरूरी एक्सपोजर दे रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि हमारा पूरा रिसर्च इकोसिस्टम, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से लेकर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री तक हर कोई रिसर्च के साथ खड़ा हो, उन्हें गाइड करे। इंडस्ट्री लीडर्स इस दिशा में एक कदम और आगे ला सकते हैं और वो हमारे युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, फंड की व्यवस्था कर सकते हैं और साथ मिलकर नए सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। वाधवानी फाउंडेशन ने इनोवेशन टेक को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईआईटी बॉम्बे के साथ बायोटेक और एनआरएफ के साथ क्वांटम तकनीक को लेकर समझौता ज्ञापन किए। ये सभी सुपर हब स्थापित करने में कुल 1400 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक से रिसर्च को मजबूती देने और संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। 2013-14 में R&D पर ग्रॉस एक्सपेंडिचर केवल 60,000 करोड़ रुपए था। हमने इसे डबल से भी ज्यादा बढ़ाकर 1.25 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर कर दिया है। 2014 में भारत के 40,000 के आसपास पेटेंट फाइल हुए थे। अब ये संख्या बढ़कर 80,000 से ज्यादा हो गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की वजह से उच्च शिक्षा से लेकर स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इसका असर वैश्विक स्तर पर भी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों के कैंपस विदेशों में खुल रहे हैं। वहीं देश में भी विदेशों के बेहतरीन संस्थान अपने कैंपस स्थापित कर रहे हैं। ये नई पहल और नीति का असर है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पहलगाम हमले के बाद देश आतंक और आतंक के आकाओं के खिलाफ कार्रवाई में व्यस्त है, तो कांग्रेस ने इस घटना पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस की इस मांग को विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला है, तो बीजेपी ने इस संवेदनशील मुद्दे पर विपक्षी दलों से राजनीति से बचने की बात कही है। सरकार ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक के द्वारा सभी दलों को पूरी जानकारी दी जा चुकी है और आगे भी जानकारी साझा की जाती रहेगी, लेकिन मुश्किल वक्त में सियासत से परहेज करना चाहिए। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश एकजुट है और आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने की वकालत कर रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र तत्काल बुलाने की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि देश की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए संसद का विशेष सत्र जरूरी है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को सबसे पहले बताना चाहिए कि पहलगाम आतंकी हमले पर उसका सामूहिक संकल्प क्या है। संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं। ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के लोग आते हैं, कहते हैं हम देश के साथ हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए
और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनके सबसे बड़े नेता इनके सिद्धरामैया जी बोलते हैं पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के सहयोगी दल भी इस मामले में उसके साथ हैं और कह रहे हैं कि सरकार इस बारे में उचित समय पर फैसला करेगी। विपक्ष की अपनी मांग है और मुझे लगता है सही समय पर सरकार इस पर उचित फैसला लेगी। पुलवामा में घटना घटी थी, उसके तुरंत बाद जिस तरीके से आतंकियों और उनके आकाओं को जवाब हमारी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिया गया, इस बार पहलगाम वाली घटना के बाद भी उसी तरीके का जवाब दिया जा सके, इस दिशा में सब लोग प्रयासरत हैं। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि एनडीए में परस्पर सहमति से जो भी फैसले लिए जाते हैं उन फैसलों के साथ हमारी प्रतिबद्धता होती है और इस मसले में भी जो भी निर्णय एनडीए का नेतृत्व लेगा हम उनके साथ हैं। कांग्रेस के सहयोगी भी जहां राहुल की मांग को सही बता रहे हैं, तो बीजेपी का कहना है कि सदन में चर्चा से ज्यादा जरूरी पाकिस्तान को करारा जवाब देना है। इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं किसी भी देश की स्मृति में, जब एक स्वर में पूरी संसद बोलती है तो संदेश दुनिया के देशों तक जाता है। आज वो क्षण हमारे समक्ष आ गया है। ये देश के लोकतंत्र के लिए और हमारी जीवंतता के लिए बेहद आवश्यक है। भारत के खिलाफ बोल ये कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के हैं। कांग्रेस के कर्नाटक के मुख्यमंत्री हो, कांग्रेस के मंत्री हो, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता हो, इन सब का बार बार ये कहना कि धर्म कैसे पूछा, इतना समय नहीं होता, कैसे उनके पैंट उतार कर देखी। ये हिंदुस्तान के साथ है कि पाकिस्तान के साथ है कांग्रेस। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और केंद्र का साथ देने का ऐलान किया है। सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष ने सरकार के साथ का ऐलान किया था, लेकिन अब कांग्रेस की मांग ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई के नाम की सिफारिश को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। वो मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का स्थान लेंगे। जस्टिस BR गवई 14 मई को भारत के अगले प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। जस्टिस गवई वर्तमान में सीजेआई खन्ना के बाद सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज हैं। जस्टिस गवई भारत के 52वें प्रधान न्यायाधीश होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस गवई कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं। वो जनवरी 2023 के सुप्रीम कोर्ट के बहुमत वाले उस फैसले का हिस्सा थे जिसमें केंद्र सरकार के 500 और 1000 रुपये के नोट बंद करने के फैसले को बरकरार रखा गया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर भूषण रामकृष्ण गवई की नियुक्ति की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई को 14 मई 2025 से भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। गुजरात के कई शहरों में अवैध लोगों को पकड़ने के बाद अब अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की गई तो यूपी में नेपाल सीमा से लगते कई जिलों में अवैध निर्माण और अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की गई। देश में गलत दस्तावेजों के द्वारा रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई देश की आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से बेहद खास है। पकड़े गए अधिकांश लोग बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। अहमदाबाद के चंडोला तालाब क्षेत्र में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। गुजरात पुलिस ने 50 बुलडोजर और 36 डंपरों की सहायता से 18,000 वर्ग फुट में फैले क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया है। पिछले 2 दिनों में इस पूरे इलाके का सर्वे किया गया, जहां बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण पाया गया। 25 अप्रैल को इस एरिया में कम्बिंग करने का निर्णय लिया गया। पुलिस को इस इलाके से 890 संदेहास्पद बांग्लादेशी मिले। इनमें से 150 से अधिक बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा चुका है। सोमवार शाम को यह तय किया गया कि यहां डेमोलेशन ड्राइव चलाया जाएगा। इस दौरान मेडिकल और फायर की टीमों को भी तैनात किया गया। इस इलाके में 50,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा का अवैध निर्माण था। इस बीच गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने मंगलवार को अहमदाबाद में एक बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक अवैध अतिक्रमण को हटाने और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बुलाई गई थी। इस बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस बल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उस एरिया से 890 जितने शंकास्पद बांग्लादेशी और
वहाँ से मिले थे, उनकी अभी पूछपरछ चालू है। उसमें से 150 से ज़्यादा बांग्लादेशी प्रस्तावित भी हुए। इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जिलों में अवैध कब्जों और बिना मान्यता संचालित धार्मिक संस्थानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अवैध कब्जे हटवाकर बिना मान्यता के मदरसों पर ताला लगवाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के अवैध कब्जे, धार्मिक या शैक्षणिक संस्थान के अवैध संचालन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान के आंकड़ों के मुताबिक बहराइच की नानापारा तहसील में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के 227 मामले चिन्हित किए गए थे। इनमें से पहले से हटाए गए 63 अतिक्रमणों के बाद 25 से 27 अप्रैल के बीच 26 और कब्जे हटाए गए। बहराइच के भारत नेपाल सीमा रुपई डीहा में चकिया रोड सहित कई सीमावर्ती क्षेत्रों में 22 मकानों पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया। भारत नेपाल बॉर्डर पे 0 से 10 किलोमीटर दोनों में लैंड है। वहाँ पे पहले से चिन्हित था और उन लोगों को नोटिस भी दी गई थी। उनमें 63 अतिक्रमण हटाए भी गए थे। अभी 25, 26, 27 में कुछ 26 अतिक्रमण हटाए गए। बहराइच जनपद की 110 किलोमीटर की सीमा नेपाल राष्ट्र से मिलती है। 0 से 5 किलोमीटर के अतिक्रमणों का प्रथम श्रृंखला में 89 अतिक्रमण हटाए गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना जिलों के सुंदरवन क्षेत्र में फैली करीब 150 किलोमीटर लंबी तटीय सीमा पर अवैध घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर केंद्र और राज्य की खुफिया एजेंसियों ने निगरानी और सख्त कर दिया है। ये कार्रवाई हाल ही में दक्षिण 24 परगना जिले के एक गांव से 24 बांग्लादेशी घुसपैठियों की गिरफ्तारी के बाद शुरू की गई है। ब्यूरो इनपुट के साथ आशुतोष शुक्ला और मेघन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं वेब समिट की। एक ऐसा मंच जहां मीडिया, मनोरंजन और टेक्नोलॉजी के दुनिया के क्रिएटर्स, इनोवेटर्स, इन्वेस्टर्स, आर्टिस्ट एक साथ आ रहे हैं। मंच सज चुका है पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट के लिए। 1 से 4 मई तक मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में होगा वेब्स 2025 का आयोजन। वेब्स 2025 मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दिग्गजों, रचनाकारों, निवेशकों के लिए एक सर्वश्रेष्ठ मंच प्रदान करने जा रहा है। भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत, रचनात्मक प्रतिभा और विश्व स्तरीय तकनीकी क्षमताओं के साथ वैश्विक मीडिया और मनोरंजन जगत में नेतृत्व करने को तैयार है। इसका एक ट्रेलर दिखेगा वेब्स 2025 के दौरान। अमिताभ बच्चन से लेकर चिरंजीवी तक विश्व के दिग्गज सितारे भारत की युवा शक्ति को प्रोत्साहित करने जुटेंगी। Hello, you're coming there, right? Come on, sir. You don't even have to ask me. The biggest names, the biggest ideas, the future of media is going to be shaped right here. But who exactly is going to be there? Global leaders, entertainment's के sharp minds और innovators who are breaking boundaries. Music हो, cinema या live performances, past, present और future icons, सब यही मिल रहे हैं। यार सब कह रहे हैं कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या ये सिर्फ entertainment के बारे में है? This isn't just about entertainment. The biggest deals, investments, collaborations, this is where they happen. But who's actually leading the conversation? The Prime Minister himself is sitting down with industry leaders, shaping global policies and partnerships. PM is involved. So we're talking about setting global standards, shaping the future of the industry. Wow. Exactly. Global leaders, tech giants, creators, and investors. Everyone who is shaping the future of media is coming together. But what else is happening? From AI-driven storytelling, virtual production, and next-gen content creation. All of it together on one global stage for the world to witness. इतना कुछ बदल रहा है, लेकिन ये सब क्या क्रिएटर्स के लिए सच में मतलब रखता है? Really, नए platforms, बड़े collaborations, a global audience. It's about breaking boundaries and taking creativity to places we never imagined. So this isn't just another event. This is where industries actually transform. Exactly. This is where ideas become reality. The biggest stage, the sharpest minds. I'm definitely in. Are you? 15,000 वर्ग मीटर में फैला ये समिट 100 से अधिक प्रदर्शकों को एक साथ लाएगा, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, गूगल, मेटा, सोनी, रिलायंस, एडोब, टाटा, बालाजी टेलीफिल्म्स, धर्मा प्रोडक्शंस, सारेगामा और यशराज फिल्म्स शामिल हैं। इस समिट के केंद्र में 1470 वर्ग मीटर में फैला भारत पवेलियन, जो कला से कूट तक इस थीम के तहत भारत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाएगा। 4 अनुभव आधारित क्षेत्रों, श्रुति, कृति, दृष्टि और क्रिएटर लीप दर्शकों को भारत के इतिहास और वर्तमान की सैर कराएंगे।
वेब्स 2025 में विभिन्न राज्यों के विशेष मंडप भी होंगे, जहां वे अपनी सांस्कृतिक और रचनात्मक कौशल का प्रदर्शन करेंगे। एमएसएमई पवेलियन और स्टार्टअप बूथ मीडिया और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में उभरते व्यवसायों और इनोवेटर्स को इंडस्ट्री के दिग्गजों, निवेशकों और वैश्विक मनोरंजन और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों के साथ जोड़ेगा। गेमिंग एरिना एक प्रमुख आकर्षण होगा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट और एक्सबॉक्स, ड्रीम 11, क्राफ्टन जैसे प्रमुख ब्रांड्स शामिल होंगे। वेब्स 2025 जहां परंपरा और नवाचार एक साथ होंगे, जो कहानी कहने, टेक्नोलॉजी और मनोरंजन के भविष्य को आकार देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। नई दिल्ली में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने रैपिडो के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। रैपिडो के श्रमिक पोर्टल पर जुड़ने से श्रमिकों को रोजगार मिलने में सुविधा होगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुताबिक देश में 31 करोड़ से अधिक श्रमिक श्रम पोर्टल से जुड़े हैं। इसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की तरफ से संचालित NCS यानी राष्ट्रीय करियर सेवा से 9 रोजगार देने वाली कंपनियां जुड़ी हैं, जिसमें नया नाम रैपिडो का जुड़ा है। करार के मौके पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि NCS को नया विस्तार मिल रहा है और देश में रोजगार की संख्या में इजाफा हो रहा है। नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ 9 एग्रीगेटर पोर्टल जुड़े हुए हैं, उसमें 10वां प्लेटफॉर्म जुड़ रहा है। इससे नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल की स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी ही, लेकिन जो हमारे देश के युवा या तो जॉब चाहिए उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल डे बाय डे रोबस्ट होता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि देश के नागरिकों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा मिले और इस दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। नई दिल्ली स्थित द्वारका में 300 बिस्तरों वाले नए मैक्स अस्पताल का उद्घाटन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि नई स्वास्थ्य नीति में होलिस्टिक हेल्थ केयर पर खास जोर है। उन्होंने कहा कि मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वस्थ और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में निजी क्षेत्र का भी अहम योगदान होगा। जेपी नड्डा ने मैक्स अस्पताल को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जुड़ने की भी अपील की। हमारी कोशिश है कि हम क्वालिटी हेल्थ केयर दे सकें, नहीं सिर्फ प्राइवेट में बल्कि पब्लिक में, और क्वालिटी हेल्थ केयर के साथ साथ एफोर्डेबल और एक्सेसिबल हेल्थ केयर हो। एफोर्डेबल भी हो, एक्सेसिबल भी हो। अब यह एक बड़ा लक्ष्य है और इस बड़े लक्ष्य के लिए बैलेंस करके स्पीड, स्केल और स्किल तीनों चीजों को ध्यान में रख करके तीव्र गति से चलने की आवश्यकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए एर्नाकुलम निवासी एन रामचंद्रन के परिवार से मुलाकात की। बातचीत के दौरान डॉक्टर एल मुरुगन ने परिवार को सरकार की ओर से सहायता का आश्वासन दिया। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने मंगलवार को मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में आदिवासी समुदायों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाओं पर चर्चा की गई। आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की गई। इसके साथ मेघालय में समावेशी विकास और आदिवासी आबादी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। यहाँ का सरकार और केंद्र का सरकार मिल के लोगों का कैसा कल्याण हो, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे इशूज ऑफिसर लोग मेरे को जो बताए हैं, मैं उसको रिपोर्ट बना के दूंगा और मैंने भी कुछ सजेशन इनको दिया है कि हाउ टू अचीव बेटर
मैंने स्ट्राइकिंग रेट हम लोग का अच्छा होगा, बेटर काम हो सकता है, उसके लिए कुछ सुझाव मैंने दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में भारत यूके व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने, नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देने और निवेश के अवसरों को विस्तार देने पर जोर दिया। सम्मेलन में दोनों देशों के प्रमुख व्यापारिक नेता और सीईओ भी शामिल हुए। आतंकी अफजल गुरु का महिमा मंडन करने और जजों के खिलाफ असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के आरोपी तमिलनाडु के तौहीद जमात TNTJ के 2 सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने भाषणों में इस्तेमाल की गई भाषा अत्यधिक आपत्तिजनक थी और इसमें स्पष्ट रूप से नफरत भरे भाषण के आवश्यक तत्व मौजूद थे। हालांकि कोर्ट ने अलग अलग जगहों पर दर्ज FIR को मदुरई में ट्रांसफर कर दिया। पाकिस्तानी हैकर्स ने राजस्थान के शिक्षा विभाग की वेबसाइट को हैक करने की कोशिश की। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि हमने फौरन IT विंग को एक्टिव किया है और फिलहाल वेबसाइट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और रिकवरी का काम तेजी से किया जा रहा है। विभाग ने साइबर सुरक्षा एजेंसियों को भी इस घटना की सूचना दे दी है और जांच शुरू कर दी गई है। साइबर हमले के पीछे सक्रिय ग्रुप और नुकसान का मूल्यांकन किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोई संवेदनशील डाटा लीक होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन सभी सिस्टम्स की व्यापक जांच करवाई जा रही है। साइट को हैक किया है जो पाकिस्तान के हैकर्स हैं उन्होंने, और उसमें लिखा है कि अब अगला युद्ध गोलियों से नहीं टेक्नोलॉजी से होगा। देखते हैं हम भी क्या होता है। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि एक्सपर्ट को दिखाकर, हमारे IT सेल को दिखाकर और इसमें आगे की कार्रवाई पूरी करें और ये भी मालूम करें कि कोई बहुत महत्वपूर्ण डाटा लीक तो नहीं हो गया या उन्होंने प्राप्त तो नहीं कर लिया है। उसकी भी हमने पूरी जानकारी कर दी है और सुरक्षा एजेंसियों को भी हमने इसके लिए सूचित कर दिया। जब दुनिया साम्यवाद और पूंजीवाद के खेमे में बंटी थी, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद दर्शन से एक नई राह दिखाई। ये कहना है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का। वो प्रोफेसर अशोक गजानंद मोडक द्वारा रचित अ डिस्टिंक्ट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये हमारी नीति में भी ये दिखता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला है। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च द्वारा आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि हमारे विचार में राष्ट्रीय एकता और जनकल्याण है, जो कि बहुत विस्तृत है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का दर्शन सभी भारतीय दर्शनों को समाहित करता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हम लोगों के सामने, जब हम दुविधा में थे, देश आजाद हुआ था, देश में एक प्रश्न चिन्ह था, क्या मैकोलिज्म सच में गया है, क्या वो व्यवस्था अपना ही हो गया है, स्वराज्य आया है, सुराज सच में आ सकता है क्या। इस प्रकार की दुविधा के समय में भारतीयता के आधार पे पंडित जी ने दर्शाया, एक वक्तव्य दिया, एक तत्व रखा, जो तत्व सत्य सनातन है। इसीलिए जब प्रोफेसर अशोक मोडक जी ने उनको एक कंपैरेटिव स्टडी किया तत्व के नाते, उनमें गांधी जी मिले, उनमें लोहिया जी मिले, उनमें बाबा साहेब आम्बेडकर जी मिले, उसमें विवेकानंद जी मिले। इसलिए मैं इसको कहता हूँ सत्य सनातन था, निरंतर था। स्वाधीनता के पश्चात दीनदयाल जी ने ऐसी इच्छा रखकर एकात्म मानव दर्शन, और जिसमें उन्होंने महत्व का विषय रखा कि लोक मत परिष्कार होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को इस देश के राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में क्या सही है क्या गलत है,
कौन सी पॉलिसी सही है, कौन सी नीति सही नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसे राजनीति का सपना देखा और ऐसे एक राजनीति की नींव उन्होंने डाली कि जिसमें लोगों को जागरूक करने का प्रयास हो। दुर्भाग्य की बात यह है कि उन दिनों के इंटेलेक्चुअल्स, उन दिनों के प्रोफेसर्स, उन दिनों के एडिटर्स यूरो और अमेरिका से बोरो करने के लिए लालायित बने थे। वो चाहते थे, वो कहते थे कि जो यूरोप में, जो अमेरिका में है, उसका ही अनुकरण भारत करेगा तो भारत का भला होगा। दीनदयाल जी वॉज वन ऑफ द फ्यू पीपल along with Dr. Ram Manohar Lohia, who proclaimed that we must take inspiration from India. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में इकोज ऑफ इटर्निटी किताब का विमोचन किया। ये किताब भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता की यात्रा को प्राचीन काल से वर्तमान तक प्रस्तुत करती है। पुस्तक भारतीय दर्शनों में से प्रमुख 6 दर्शनों का विश्लेषण करती है, जिसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, पूर्व मीमांसा, वेदांत दर्शन है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी देश का इतिहास का अनुभव उसको भविष्य को बेहतर बनाने का काम करता है। साथ ही भारतीय दर्शन सर्वव्यापी है। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट विचारधारा जो है, जो थोर पुरुषों के चिंतन है, जो ऋग्वेद से लेकर आयात अभी तक जितने जितने लोगों का मैंने उल्लेख किया, उन सब बातों के बीच में उन्होंने उससे जो एक प्रकार से मक्खन निकालकर एक अच्छा विचार, एक बंच ऑफ थॉट हम सब के सामने रखा है। और भारतीय विचार दर्शन के लिए तो ये अभिमान का विषय है। इतिहास, संस्कृति और विरासत को मानकर भारतीय विचार दर्शन कोई पूजा पद्धति से संबंधित नहीं, कोई सांप्रदायिक विचार नहीं। ये इतिहास, संस्कृति और विरासतें, ये उदार मतवादी सर्वव्यापी है। पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित कायराना हमले के बाद देश भर में आक्रोश का माहौल है। देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की मुहिम जारी है। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने कोलकाता से एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया है। दरअसल पाकिस्तान का रहने वाला आज़ाद हुसैन काफ़ी समय से कोलकाता में फर्जी तरीके से रह रहा था। अब ईडी की टीम उसको गिरफ्त में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में बसे 4 धाम तीर्थ स्थलों का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। 30 अप्रैल को 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पवित्र यात्रा पारंपरिक रूप से हर साल अक्षय तृतीया से शुरू होती है। इस बार 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होकर 6 नवंबर तक चलेगी। अब तक 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन अब भी जारी है। यात्रा के क्रम में पहला धाम यमुनोत्री को माना जाता है, जो यमुना नदी का स्रोत है। अगला पड़ाव गंगोत्री है, जहां माना जाता है कि पवित्र गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। गंगोत्री मंदिर परिसर और गंगोत्री मंदिर को फूलों से सजाया गया है। कपाट खुलने के समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं और सबकी यात्रा अच्छी और सुगम हो। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा प्रारंभ हो रही है। 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सभी विभाग जो भी यात्रा में अपना योगदान देते हैं, सभी ने अपनी अपनी अच्छी तैयारियां की हैं। पिछले सालों के जो अनुभव हैं उस आधार पर ये यात्रा और अच्छी हो, सुरक्षित हो, सबके लिए सुगम हो, सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। कल गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और 4 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद हेमकुंड साहब के खुलेंगे। भगवान शिव को समर्पित केदारनाथ धाम धार्मिक स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है।
केदारनाथ धाम पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और पैदल ट्रैक दोनों ही विकल्प मौजूद हैं। तीर्थ यात्रा भगवान विष्णु के निवास बद्रीनाथ में समाप्त होती है। बद्रीनाथ धाम को धरती का बैकुंठ कहा जाता है। तीर्थ यात्रियों को यात्रा शुरू करने से पहले पंजीकरण कराना होगा। आधिकारिक उत्तराखंड पर्यटन पोर्टल या टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण किए जा रहे हैं। ई पास बनाने के लिए एक वैध आईडी, एक पासपोर्ट आकार की तस्वीर और यात्रा की तारीखों की आवश्यकता होती है। हर साल शासन 4 धाम यात्रा की पूरी तैयारी करता है ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। इस साल भी यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। 4 धाम यात्रा को हिंदुओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह यात्रा मोक्ष, मुक्ति और आध्यात्मिक पूर्णता का मार्ग माना जाता है। 4 धाम यात्रा हालांकि चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन प्रकृति, भक्ति और स्वयं से जुड़ने का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करती है। असंख्य श्रद्धालु इस यात्रा के लिए पूरे बरस इंतजार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून छावनी में आयोजित हो रहे सूर्या ड्रोन टेक 2025 का 29 अप्रैल को उद्घाटन किया। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता सहित अन्य सैन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यह आयोजन भारत की रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय प्रदर्शनी 29 से 30 अप्रैल देश में विकसित अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित कर रही है, जो बहुआयामी सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान से प्रेरित हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने ड्रोन, रोबोटिक्स और एआई तकनीक को आधुनिक वॉरफेयर के लिए बहुत ज़रूरी बताया। उन्होंने कहा कि भारत ड्रोन तकनीक में बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और आने वाले समय में उत्तराखंड ड्रोन टेक्नोलॉजी का हब बनने की राह पर है। देहरादून के अंदर में जो सूर्य ड्रोन शो हुआ है, इसने अपने आप में एक ऐसा गेम चेंजर का अध्याय पूरा किया है। ड्रोन के क्षेत्र में हम बहुत ही प्रोग्रेस कर गए हैं। ड्रोन और रोबोटिक्स हमारे पूरे वॉरफेयर को चेंज कर रहा है। आज हमारे सामने में सबसे बड़ी चुनौती है कि किस प्रकार हम ट्रांसफॉर्मेशन, मॉडर्नाइजेशन, किस प्रकार हम जो फ्यूचर वॉरफेयर है, जिस प्रकार जो करेक्टरिस्टिक ऑफ वॉरफेयर चेंज हो रहा है, उसको अपने टैक्टिकल ऑन ग्राउंड में किस प्रकार बदलाव करें। ड्रोन, रोबोटिक्स और प्रिसीजन म्यूनिशन को किस प्रकार मिलाया जाए। आने वाले समय में उत्तराखंड एक ड्रोन हब बनने वाला है। भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेन गुप्ता ने कहा कि विकसित होती ड्रोन तकनीक के मुताबिक भारतीय सेना भी अपनी रणनीति और ऑपरेशनल कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में ड्रोन और काउंटर ड्रोन बहुत ज़रूरी हैं। ये टेक्नोलॉजी जिस रेट से और स्पीड से बढ़ रही है, इसको मद्देनज़र रखते हुए इंडियन आर्मी भी अपनी टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी और ऑपरेशनल कार्रवाई को उसी स्पीड से बदलने की कोशिश कर रही है। हमारी कैपेबिलिटीज़ बढ़ने के लिए ड्रोन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसी के साथ काउंटर ड्रोन भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये दोनों टेक्नोलॉजी में इंडिया में आज जितना एडवांस हुआ है, वो सब हमें मौका मिल रहा है इनके साथ तालमेल और आगे इस इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के प्रेसिडेंट गजेंद्र सिंह भाटिया ने कहा कि सूर्या ड्रोन टेक भारत के तकनीकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि भारतीय उद्योग ड्रोन तकनीक में आत्मनिर्भर बनने में सक्षम है। सूर्या ड्रोन टेक जो इवेंट यहाँ पे होल्ड किया गया, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हम सब लोग विकसित भारत की बात करते हैं। अगर विकसित भारत चाहिए और अगर चाहिए कि भारत की इकोनॉमी और भारत का जो स्टेटस है वर्ल्ड नेशंस में एक प्राइम पोजीशन पे आए, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ये जो आज का जो ये इवेंट था, दिस वाज ए डेमोन्स्ट्रेटर कि इंडियन इंडस्ट्री अभी बहुत आगे बढ़ चुकी है और भारत को सेल्फ रिलायंट और आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है।
संभल के जामा मस्जिद के पास मौजूद कुएं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को यूपी सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट 2 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में कुएं को लेकर मस्जिद कमेटी के दावे को खारिज किया है। यूपी सरकार का कहना है कि ये कुआं सार्वजनिक जमीन पर मौजूद है। यही नहीं, जिस शाही मस्जिद को लेकर विवाद है वो भी सार्वजनिक जमीन पर बनी है। यूपी सरकार का कहना था कि ये कुआं मस्जिद परिसर के पास मौजूद है, लेकिन मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है। इस कुएं का मस्जिद से कोई वास्ता नहीं है और मस्जिद कमेटी ने गलत फोटोग्राफ पेश करके कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को यूपी सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया। दिल्ली सरकार ने अभिभावकों को बड़ी राहत दी है। राज्य कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल फीस एक्ट को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट स्कूलों द्वारा की जा रही मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाना है। अब निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे और अगर बढ़ाते हैं तो उन्हें सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। ये निर्णय न सिर्फ शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाएगा, बल्कि हजारों अभिभावकों की वर्षों पुरानी मांग को भी पूरा करेगा। पिछली किसी भी सरकार का 1973 से लेकर के आज तक कोई इसका प्रावधान नहीं हुआ कि स्कूलों पे लगाम कैसे लग जाए। पर मैं आज आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज़ एडिड, नॉन एडिड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें फ़ीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। और पहली बार इतिहास में दिल्ली सरकार के द्वारा ऐसा बिल बनाया जा रहा है जो कि अपने आप में फुल प्रूफ है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बिल का नाम दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन 2025 है। फीस बढ़ेगी या नहीं, सब ट्रांसपेरेंट होगा। इस बिल में 3 स्तरीय समिति बनाकर इस बिल को लागू करने का काम किया जाएगा। दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फीस बिल 2025-2025 जैसा कि नाम बताता है कि फीस रेगुलेट भी की जाएगी और ट्रांसपेरेंटली रेगुलेट की जाएगी। फीस बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, इसका प्रोसेस ट्रांसपेरेंटली होगा। पहले की सरकारों ने 27 साल हो गए, हमने 65 दिन में मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन में हमने 65 दिन के अंदर इस बिल को लाकर दिल्ली की जनता को नया प्रशासन, गुड गवर्नेंस के नए आयाम खड़े करने का काम किया है। भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के बीच विदेशी मुद्रा विनिमय, डिजिटल भुगतान और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए एसबीआई और भारतीय भूमि बंदरगाह प्राधिकरण के बीच दिल्ली में एमओयू समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर एसबीआई और भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। लैंड पोर्ट अथॉरिटी के साथ जो एमओयू हुई है आज, उसमें लैंड पोर्ट अथॉरिटी और बैंकिंग सर्विसेज के बारे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारे बैंकिंग सर्विसेज प्रदान करेगी, जैसे फॉरेन एक्सचेंज, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कार्ड पेमेंट्स, कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज, सारे सर्विसेज बैंक के तरफ से जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी के एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं, अभी ये 15 जगह पर है एंड आगे 11 जगह पर होने वाला है। या तो वहाँ अपनी शाखा खोलेंगे या हमारी शाखा आसपास है उसको वहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। भारत की एयरलाइन एयर इंडिया ने दिल्ली और टोक्यो हनेडा के बीच अपनी नॉन स्टॉप सेवा के विस्तार की घोषणा की है। 15 जून 2025 से साप्ताहिक उड़ानें बढ़कर दैनिक उड़ानें हो जाएंगी। ये वृद्धि भारत और जापान के बीच संपर्क को और मजबूत करेगी, साथ ही यात्रियों और व्यापार के लिए अधिक सुविधा प्रदान करेगी।
जैसलमेर सहित पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ हीट वेव और लू के थपेड़ों से जनजीवन बेहाल है। गर्मी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अप्रैल महीने में ही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 1969 में 46.2 डिग्री तापमान के बाद सोमवार को एक बार फिर अप्रैल में पारा 46.2 डिग्री दर्ज हुआ। प्रदेश के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है। पश्चिमी इलाकों में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं। मौसम विभाग ने 29 व 30 अप्रैल को हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच रहने की प्रबल संभावना है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।